हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अब हम अपनी फर्स्ट क्लास में कवर कर चुके हैं मोशन मोशन और उसके कुछ कैटेगरीज, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप सभी जानते हैं कि हमने मोशन एक चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम उसमें डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उनमें एक टॉपिक था मोशन। भाई, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसकी मीनिंग क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। तो हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया, मोशन की टू कैटेगरी को डिस्कस किया। वन इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आप सभी लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है। इसका रीजन ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। तो वो मेजर डिफरेंस क्या है और इनके बेसिस पे कैसे हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, वो सारी चीज हम आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा। तो ताकि फ्यूचर में आप किसी भी एग्जाम को अगर दो तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं छूटेगा, आप 100% उसे सॉल्व करके आओगे। बिकॉज मैं आपको उसे नॉट थ्योरी आपके पास भी लिखी है, हम उसे प्रैक्टिकल वे में समझाऊंगा कि बट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड बट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो। इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक बच्चे का हाउस है और वो आप सबका मोस्ट फेवरेट, आप सबका फेवरेट वो बच्चा जा रहा है मोमोज खाने। मान लो उसके हाउस को हमने माना पॉइंट ए और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है। अब जाने के दो रास्ते हैं, अगर मेरे को ए से बी जाना हो तो आपको दिख रहा होगा कि एक हमारे पास सीधा अगर मैं जाऊं तो मैं ए से और बी पहुंच जाऊंगा, जो कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन एक रास्ता आपको यह भी दिख रहा होगा जिसके अंदर ये बच्चा जा रहा है और ये एक है एक्चुअल पाथ। ये कौन सा पाथ है? एक्चुअल पाथ। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जब भी किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, जब भी किसी दो पॉइंट के बीच का पाथ जो एक्चुअल पाथ होता है उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। जो भी एक्चुअल पाथ होगा उसे डिस्टेंस कहा जाता है। लेकिन दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से बी, अगर इस बच्चे की मैं बात करूं तो ये ए से और बी जो जा रहा है ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और आप शॉर्टेस्ट पाथ का कब यूज करोगे? जब आपको सबसे ज्यादा तेज भूख लग रही होगी, आपको जल्दी से दुकान पे जाना होगा और आपको जल्दी से अपने पेट की भूख मिटानी होगी। तो हम अगर शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ए से बी जब मेरी बॉडी मूव कर रही है तो ये मेरा डिस्टेंस है, लेकिन मैं बात करूं शॉर्टेस्ट पाथ की तो ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको एक और डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे आप अब यहां देखो, मैंने ड्रॉ किया ए से बी और बी से सी। एक बॉडी है वो ट्रैवल करती है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी आप एक बच्चा लगा लो, एक बच्चा है वो जा रहा है ए से बी और बी से सी। डेफिनेटली जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है और एंडिंग पॉइंट सी है, उसे ए से सी पर जाना है। जब वो बच्चा ए से सी पर जाना है तो अगर एक्चुअल पाथ की मैं बात करूं तो वो बच्चा पहले ए से बी पर आएगा एंड बी से सी जाएगा। तो ये जो होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, बिकॉज ये क्या है? उसका एक्चुअल पाथ है। कि एक्चुअल पाथ की मैं बात करूं तो ए से और बी तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, लेकिन बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो अगर मैं इनको सम करूं, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ए से सी तक जाने में, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ए से सी तक जाने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको साफ साफ बोर्ड पे दिख रहा है कि ए से बी 3 और बी से सी 4। तो इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो क्या आएगा? 3 + 4 = 7 मीटर। क्या आएगा? मीटर। फिजिक्स की एक खास बात जो मैं आपको बताता हूं, आपको हमेशा ध्यान रखनी है और हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना है। जब भी आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करोगे तो आपको यूनिट्स का मेजर ध्यान रखना है, बिकॉज एग्जामिनर हमेशा यूनिट्स में कंफ्यूज करता है। वो आपको सेंटीमीटर में यूनिट दे सकता है, वो मीटर में दे सकता है, वो किलोमीटर में दे सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर में भी और किलोमीटर में भी।
वो डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आप उसे किलोमीटर से मीटर में जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, किलोमीटर से मीटर में आ पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो, तो वो यूनिट्स कन्वर्जन में कंफ्यूज करेगा। तो आपको बेसिक यूनिट्स का ध्यान रखना है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, यूनिट कैसे कन्वर्ट की जाती है, वो चीज हम यूनिट कन्वर्जन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। बट अभी जो बेसिक मैं आपको चीजें बता रहा हूं, तो आपको पता चला कि बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 7 मीटर था। लेकिन मैं अभी आप लोगों से बोलूं, अब मुझे जरा ए से सी की डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। तो आप लोग बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया कि बॉडी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर कोई बॉडी जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करती है वही तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो आप लोगों को यहां साफ साफ दिख रहा होगा बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, जब बॉडी डायरेक्ट ए से सी पर आ जाए, डायरेक्ट ए से कहां पर आ जाए, सी पर आ जाए, तो वो क्या होगा उस बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इसीलिए यहां पे अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब आप बोलोगे सर हमें तो ये नहीं पता कि ए से सी का डिस्टेंस कितना है, लेकिन आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, जो कि आप बेसिकली मैथ में बहुत यूज करते हो। और आप लोगों को यहां साफ साफ दिख रहा है कि यहां एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। और आप लोगों को साफ साफ पता है जब भी किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे पाइथागोरस आ जाती है, और पाइथागोरस आने के बाद आप उस चीज को निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं। वन इज द बेस, सेकंड वन इज द परपेंडिकुलर एंड थर्ड वन इज द हाइपोटेन्यूज। और आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। तो आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस क्या कहता है। पाइथागोरस आप लोगों को सभी पढ़ चुके हो ये बात कि पाइथागोरस कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, राइट। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो परपेंडिकुलर 3 मीटर है, और अगर मैं बात करूं बेस की तो कितने मीटर है, 4 मीटर है। तो अगर मैं यहां पे वैल्यू पुट अप करता हूं, जैसे कि मेरे पास परपेंडिकुलर 3 मीटर है और मेरा जो बेस है वो है 4 मीटर, और अगर मैं इनका स्क्वायर करूं तो मेरे पास आता है 9 और यहां पर आता है 16। और आप लोग सभी को एक बेसिक मैथमेटिक्स पता होगी कि जब भी स्क्वायर अपने लेफ्ट साइड से राइट या राइट से लेफ्ट आता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट। और आप सभी लोगों को पता होगा अगर मैं इसको ऐड करूं ये हो जाएगा 25, और 25 के अगर मैं फैक्टर्स करूं तो ये होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहां से मेरा क्या आ जाएगा भार, 5 मीटर। तो ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, हाइपोटेन्यूज की। तो आप लोगों को यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। अब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, 5 मीटर। कितनी आई, 5 मीटर। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि डिस्टेंस आपका ज्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी कम है। तो आपका, पर जरूरी नहीं है कि हर बार आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि बॉडी पूरी तरीके से ट्रैवल ना की हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, तो आपको हमेशा एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि जो डिस्टेंस होता है आपकी पूरी जर्नी में, आप जितना भी जर्नी करोगे, मान लो आप सुबह उठे और सुबह से लेकर शाम तक आप जितना भी घूमे, कहीं भी गए, अपने घर आए, घर से गए, कहीं भी गए, तो हमेशा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है, हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी और जीरो भी होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे, हमें ये बात समझाओ। तो वो चीज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे दोबारा समझो, मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाता हूं कि ए से लेके सी तक का जो एक्चुअल पाथ है वो है ए से बी पे आएगा बच्चा, बी से सी पे जाएगा। तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो 7 मीटर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट पाथ की, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ए से सी, डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज। अब ये डिस्टेंस अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल सकते हो, राइट। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है
तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा अब तक कि डिस्टेंस उसको कहा जाता है जो एक्चुअल पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट उसको कहा जाता है जो दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं कि कैसे आपका पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में कैसा आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है और कैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी और जीरो भी होगी। बस आपको वो बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है जो मैंने अभी बताई। मैंने क्या बताया आपको कि डिस्टेंस क्या होगा, जो दो पॉइंट्स के, दो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स के बीच का एक्चुअल डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अब ध्यान रखो, अब मेरी चीज को सुनो। मान लो ये आपके किसी फ्रेंड चिंकी का घर है और ये किसी फ्रेंड मिंकी का घर है। अब इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, भाई अच्छे दोस्त हैं। अब अच्छे दोस्त तो क्या करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, कभी बुक्स लेने तो कभी बुक्स देने, कभी पढ़ने, कभी खेलने, कभी मस्ती करने। तो हमेशा एक दूसरे के साथ घर आने जाना होता है। चिंकी ने बोला कि आज मैं मिंकी के घर जाऊंगी। चिंकी ने बोला आज मैं मिंकी के घर जाऊंगी। मान लो जो चिंकी का घर है वो पॉइंट ए पर है। किस पर है, पॉइंट ए पर। लेकिन अगर मैं मिंकी की बात करूं तो मिंकी का घर कहां पर है, पॉइंट सी पर। अब चिंकी ने क्या किया, चिंकी ने जाना शुरू किया। चिंकी अब अपने घर से चलना शुरू करती है मिंकी के घर की तरफ। तो चिंकी ने चलना शुरू किया और चिंकी ने चलते चलते ये पूरा पाथ ट्रैवल किया। ये पूरा पाथ क्या कर लिया, ट्रैवल कर लिया। ये पूरा पाथ ट्रैवल किया और वो पहुंच गई कहां पे, मिंकी के घर। अब जरा मुझे ये बताओ, मैंने अभी क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, मिंकी के घर पहुंच गई। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो कितना है, 20 मीटर। और अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस क्या बताया मैंने आप लोगों ने, तो मैंने आप लोगों को डिस्टेंस बताया कि एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ भी यही है। अब देखो आप हमेशा ये चीज भी अपने माइंड में डाल लेना, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या बराबर हो सकते हैं। तो देखो यहां पे बराबर हो रहे हैं जब आपका एक्चुअल पाथ और आपका शॉर्टेस्ट पाथ दोनों ही एक होंगे। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल डेफिनेटली हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को यहां दिख ही रहा है कि जब चिंकी मिंकी के घर पहुंच गई तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये मेरा एंडिंग पॉइंट था, और इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की दूरी हमें यहां दे रखी है 20 मीटर, जो कि मेरा क्या हो गया, एक्चुअल शॉर्टेस्ट पाथ भी और दोनों चीज, मतलब कि मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, 20 मीटर, राइट। अब भाई चिंकी मिंकी के घर पहुंच चुकी है। मिंकी के घर जाके क्या हुआ, अब बहुत टाइम हो गया था, ये साथ में पढ़ रहे थे, बहुत टाइम पढ़ा इन्होंने, 2-3 घंटे। अब चिंकी को वापिस अपने घर आना था। अब उसे क्या करना था, वापिस अपने घर आना था। तो चिंकी ने क्या किया, वो वापिस उसके घर से, मिंकी के घर से अब वापिस अपने घर की तरफ आना शुरू किया। रास्ते में 10 मीटर बाद, 10 मीटर बाद, 10 मीटर बाद क्या हुआ, चिंकी को अपने फेवरेट गोलगप्पे दिखाई दिए, है ना। आप लोगों के भी फेवरेट होंगे, आप लोग भी बहुत खाते होंगे रास्ते में आते जाते। अब इन्हें क्या दिखे, गोलगप्पे, जो कि आप लोग भी खाते हो, है ना। अपने फेवरेट गोलगप्पे नजर आ गए 10 मीटर बाद। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बेटा अब आप ये बताओ कि चिंकी का, अब चिंकी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो, अब समझो कि चिंकी का स्टार्टिंग पॉइंट तो अब भी यही था भाई, स्टार्टिंग, फिर यहां गई, अब यू टर्न लिया। लेकिन अब एंडिंग पॉइंट क्या है, अब वो यहां पे रुकी हुई है, अब वो गोलगप्पे खा रही है। अगर मैं अब बात करूं उसके डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। तो अब वो कितना चली है, देखो वो चली थी 20 मीटर, 20 से फिर वापस कितने देर बाद रुकी, 10 मीटर बाद। तो अब उसका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया, कितना हो गया, 20 और 10, 30 मीटर। अब उसका कितना हो गया डिस्टेंस, 30 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस की बात। लेकिन अभी देखो मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज दिखाता हूं कि यहां से हमें क्या चीज समझ में आई, ये 20, ये 10, कितना हो गया आपका डिस्टेंस हो गया
30 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर, राइट। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं, मैंने आप लोगों से बोला ये तो हो गया आपका 30 मीटर, बट अब जरा मुझे ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डेफिनेशन एग्जैक्ट वही, उसी को फॉलो करो। क्या बताई डेफिनेशन? कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखो जरा, देखो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अब एंडिंग पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस अब कितना है? जरा ढंग से देखो, बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको बीच का डिस्टेंस दिखाई देगा, जो कि कितना बच रहा है? ओनली 10 मीटर। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की? वो कितनी हो गई? 10 मीटर। तो देखो मैंने क्या बताया, आपकी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी यात्रा में डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है। तो देखो आपका डिस्टेंस तो इंक्रीज हो गया। जब वो चिंकी मिंकी के घर गई तो 20 था, फिर उसने और ट्रैवल किया घर वापिस आने के लिए, तो देखो 30 हो गया। लेकिन आपका जब वो चिंकी मिंकी के घर गई थी तो आपका डिस्प्लेसमेंट उस टाइम कितना था? डिस्प्लेसमेंट तो आपका 20 मीटर था। लेकिन अब देखो जब वो वापिस आ रही है तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? अब देखोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है 10 मीटर। देखो मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है। तो देखो मैंने इंक्रीज वाला कंसेप्ट आपको बता दिया। देखो यहां इंक्रीज हो रही थी, लेकिन कब इंक्रीज हो रही थी ये चीज भी समझो। जब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही थी। कोई भी बॉडी जब भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाती है, जब भी कोई बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है, उसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होती है। लेकिन जब वो वापिस आती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आती है, देखो जब दूर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन जब वो वापिस आएगी अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगी। तो देखो यहां पे आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। देखो मैंने आपको इंक्रीज का कंसेप्ट बता दिया, डिक्रीज का बता दिया। अब डिस्प्लेसमेंट में बच गया जीरो का कंसेप्ट। अब देखो जीरो वाला समझो, जीरो वाला यूनिक कंसेप्ट समझो। अब देखो, अब इस बच्ची ने, चिंकी ने खा लिए गोलगप्पे, अब वो जा रही है अपने घर, वापिस अपने घर जा रही है। अब ये वापिस यहां से गोलगप्पे खा के पेट भर के वापिस अपने घर की तरफ आ रही है। ये आ गया उसका घर, वो आ गया इसका घर। अब एक जरा मुझे ये बात बताओ कि मैंने अभी आपको क्या बताया? डिस्टेंस वो होगा जो उस बच्ची के द्वारा एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया हो गया होगा। तो डिस्टेंस क्या था? देखो समझो, चिंकी मिंकी के घर गई और फिर चिंकी वापिस अपने घर आई, तो 20 मीटर गई और 20 आई, तो ये तो हो गया एक्चुअल पाथ। तो ये तो हो गया। तो डिस्टेंस कितना हो गया? अब यहां पे डिस्टेंस तो हो गया आपका 20 और प्लस 20, 20 और प्लस 20, मतलब डिस्टेंस तो उसने ट्रैवल कर लिया 40 मीटर। डिस्टेंस तो कितना ट्रैवल कर लिया? 40 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट देखो अब कितनी हुई है। क्या थी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो अब तो जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं तो उसने एंड कर दिया, या जहां से आप चलना शुरू किया वहीं आकर वापस खड़े हो जाओगे तो आपके बीच का डिस्टेंस तो कुछ ही नहीं रहेगा। आपका डिस्टेंस तो क्या रहेगा? जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या समझ में आया कि अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी यहां पे? 0 मीटर। तो आपको क्या याद रखना है कि पूरी जर्नी में जो यहां से इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है वो ये है कि आपकी पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में आपका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। आपका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। आप जितनी मर्जी यात्रा करो, जो भी जर्नी करोगे, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ 3 कंडीशन होती है। वन, एक बढ़ती है, एक घटती है, तीसरी जीरो भी होती है। अब आप बोलोगे सर कब होती है? तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, स्टार्टिंग पॉइंट के पास आओगे तो डिस्प्लेसमेंट घटेगी, और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आके एंडिंग पॉइंट बना दोगे, वहीं खड़े हो जाओगे। जैसे आप स्कूल गए बैग लेके, आप स्कूल गए और सुबह स्कूल गए, दिन में वापस अपने घर आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो, क्योंकि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अब क्या हो गया? एक ही हो गया। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई।
तो आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है जो कि मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज होती है, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सुनने में एक जैसे हैं, इनकी यूनिट्स भी सेम होती है, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अगर अब एक और कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को अक्सर वहां प्रॉब्लम होती है। तो देखो अभी आप खुद बताओगे, अभी मैं नहीं, अभी आप बताओगे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। देखो यहां पे आपको दो चीज लिखी हुई दिख रही है, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड दूसरी तरफ आपको दिख रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो जब भी आप किसकी बात होगी आपसे मैग्नीट्यूड की, तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जरा ये बताओ पहले हमें। तो मैं आपको बताता हूं बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ। देखो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आपको 99.8 फीवर है, या उसने मान लो 102 फीवर आपको बता दिया, 10 डिग्री सेल्सियस फीवर है। क्या डॉक्टर ने आपको यह बताता है कि 102 डिग्री आपको नॉर्थ डायरेक्शन में फीवर है, साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन? नहीं बताता होगा। आपके घर पे आपके पापा ने आपसे टाइम पूछा, आप उन्हें घड़ी में टाइम देख के बताते हो कि पापा 8:05 हो गए। क्या आप उन्हें कभी ये बताते हो कि 8:05 नॉर्थ डायरेक्शन में हो गए? नहीं बताते। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू से। आप दुकान पे गए, आपने बोला भैया मुझे 5 किलो चावल दे दो, तो जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है। किसी ने आपसे बोला कि बेटा आपकी हाइट 5 फीट है, तो जो 5 है वो मैग्नीट्यूड है। किसी ने बोला कि बेटा आपका वजन 60 केजी है, 60 किलोग्राम है, तो 60 इज अ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इट इज अ वैल्यू, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी कोई क्वांटिटी, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी या जब भी कोई क्वांटिटी किसी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है। जैसे टेम्परेचर बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, टाइम बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस जो हम पढ़ रहे हैं, क्या मैंने इसमें डिस्टेंस आपसे डायरेक्शन की बात की? नहीं की। तो जब भी आप ऐसी कोई क्वांटिटी की बात करो जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, तो उस क्वांटिटी को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपकी डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आपको याद रखनी है। लिखा यहां से कि जब भी कोई बॉडी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वो क्या होगा? आपका स्केलर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस में हमेशा किस चीज की बात होती है? हमेशा क्वांटिटी की बात होती है। भाई आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब बताते हो सर मैं 2 किलोमीटर दूर से आता हूं, सर मेरा गांव 500 किलोमीटर दूर है, सर मेरी नाना जी का घर बहुत दूर है। हम पूछते हैं कितना दूर है, आप बताते हो सर 1000 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस हमेशा डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, तो वो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। बट देखो डिस्टेंस, हम डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो आपसे बोला गया कि अब आपकी बॉडी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, तो आप बोलोगे सर कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है? मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, आपने बता दिया कोई वैल्यू, तो देखो अभी आपको डायरेक्शन भी समझ में आएगी। जरा थोड़ा सा पीछे आते हैं, इस डायग्राम को देखो। जब आपकी बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही थी, मतलब अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये है कि बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है। जब आपकी बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जाएगी तो उस केस में क्या हो रहा है? तो देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी। देखो क्या हो रहा था? आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ कि आपकी बॉडी अब कहां आ रही है? टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ रही है। तो डायरेक्शन कौन सी है? पास आने वाली। और डायरेक्शन जो पास आने वाली है, तो देखो क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आ जाए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? आपकी जीरो हो गई। तो यहाँ पे बेसिक फंडा हमने क्या सीखा है
कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है डायरेक्शन के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन के ऊपर। तो जब भी किसी वैल्यू के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। तो ऐसी बॉडी को क्या कहा जाता है? ऐसी बॉडी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी बॉडी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी तो उस बॉडी को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप लोगों को यहां दिख रहा है कि जब आपकी बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट आपकी, बताओ क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है आपकी इंक्रीज। स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, और जब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आके एंडिंग पॉइंट हो रहा है तो वो क्या हो गया? आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। तो आपको यहाँ पे बेसिक फंडा क्या समझ में आया कि जब किसी बॉडी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब किसी बॉडी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगी तो वो बॉडी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवाता हूं, आज का जो टॉपिक था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ। जब कोई बॉडी का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल पाथ होता है वो डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट। और क्या सीखा हमने ये सीखा कि पूरी जर्नी में डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, लेकिन पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी होगा, इंक्रीज भी होगा और जीरो भी हो सकता है। कैसे बोलो? आपने बोला सर कैसे? तो मैंने आपको बताया कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी दूर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगी, पास आएगी तो डिक्रीज होगी, और जब एंडिंग पॉइंट के ऊपर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि जब आप इस घर से सुबह बैग लेके स्कूल की तरफ निकलते हो, आपका देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ती है, और लेकिन जब आप वापस आ रहे हो तो देखो आपका और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कम होता हुआ जाता है। तो आपका क्या हो रहा है? जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है, और जब आप घर पहुंच जाते हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। और क्या सीखा हमने सीखा कि डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और हमने सीखा कि डिस्प्लेसमेंट में कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन के साथ साथ हमें मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो जब भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत होती है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, और जब किसी क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, लेकिन जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को, मैं आपको ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। तो यहां पर हम इसके अभी हमने क्या सीखा? मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए हैं, इसमें हम और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका, और बताओ क्या होगा? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप यहाँ टेम्परेचर लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो, है ना? तो और डिटेल में सीखेंगे जब हम इस टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज का जो टॉपिक था वो क्लियर करना बहुत जरूरी था, वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप मुझे बताओगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताना कि डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकती है। मेरा क्वेश्चन है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? ये चीज आपको मुझे बतानी है। जिस भी बच्चे को पता हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, और अगर होती है तो आप उसका कोई अच्छा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो अगर बेसिकली हमें ऐसे ही साइंस को कवर करना है, साइंस का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज, तो हमें बेसिकली उसी चीज को क्लियरली करना। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा, कोई थ्योरी की तरफ लेके नहीं जाऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल वे में या एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इन चीजों को कैच कर सकते हैं। बिकॉज थ्योरी हर किसी के पास है, हर जगह है, लेकिन अगर इस चीज को, साइंस का मतलब ही प्रैक्टिकल है, अगर हम उसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो हम उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो आज की क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो
नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा जो इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेट करता है, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड एंड आप बताओ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकती है। तो आज का जो टॉपिक है आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। क्योंकि वी आर देयर, हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे हैं ताकि आप लोगों की इंक्रीज नॉलेज को इंप्रूव कर पाए। तो इसीलिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहो भूलते रहो, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो उसे जरूर कमेंट करना। सबको बाय बाय, टाटा, ओके बाय।